नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के सृजनात्मकता टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है, सृजनशील बालक किसे कहते हैं, सृजनशील बालकों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, इससे संबंधित परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मकता को समझेंगे हम लोग। सृजनात्मकता को ही हम रचनात्मकता भी कहते हैं, यानी कि सृजनात्मकता को ही रचनात्मकता कहा जाता है। इसका इंग्लिश जो होता है क्रिएटिविटी होता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हम लोग समझेंगे, सामान्य अर्थ और विशिष्ट अर्थ भी समझना है। साथ ही साथ हम इसकी प्रकृति समझेंगे, इसकी विशेषताओं पर भी हम लोग ध्यान देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सृजन शब्द है। सृजन का तात्पर्य होता क्या है, यानी कि सृजन का मतलब होता क्या है। सृजन का इंग्लिश जो होता है क्रिएट होता है। क्रिएट मतलब हम सामान्य रूप से जानते हैं, क्रिएट मतलब बनाना होता है, ठीक है। तो क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना या फिर बनाना से होता है। इस प्रकार से हम लोग अर्थ लगाते हैं सामान्य अर्थ में। लेकिन मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसके अर्थ क्या निकलती है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आगे इसमें एक शब्द है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, यानी कि इसका अर्थ होता है कि नए नए विचारों को जन्म देना या नए विचारों से देखना। व्यक्ति विशेष के अंदर या फिर बालक के अंदर नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, नए नए भाव उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ नए विचारों से वो देखते हैं, खुले तौर पर वो देखते हैं, समझते हैं। किसी तथ्य को, किसी वस्तु को या फिर कोई भी बिंदु को यदि समझते हैं तो वह सृजनात्मकता कही जाती है। या फिर अन्य भाषा में समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति या बालक नवीन उत्पादन, नवीन सोच करे तो उसे मौलिकता या फिर नवीनता कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, सृजनात्मकता में मौलिकता आती है। मौलिकता का मतलब होता है नवीनता। मौलिकता का तात्पर्य होता है नवीनता। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई बालक नवीन विचार उत्पन्न करता हो, नवीन उत्पादन करता हो और वह नवीन उत्पादन उपयोग हो रहा है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या फिर कोई बालक के द्वारा नवीन चीज का निर्माण किया जा रहा है। यह नवीन चीज शब्द का भी हो सकता है, मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है। उनका जब यह बालक प्रयोग किया, एक नया सृजन किया, निर्माण किया, मौलिकता किया, यदि उसका प्रयोग समाज में हो रहा है, उसका प्रयोग लोग कर रहे हैं, तो वह उत्पादन, वह वस्तु, वह नई चीज, वह मौलिकता, वह क्या कहलाती है, वही आपकी सृजनात्मकता कहलाती है, ठीक है। तो मौलिकता का उपयोग होना उसमें आवश्यक है, ठीक है। और सृजनात्मकता का अर्थ अगर देखा जाए तो सृजनात्मकता का मतलब होता है नव निर्माण करने की योग्यता। व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर यदि नयापन, यानी कि बिल्कुल हटकर, किसी का कॉपी नहीं, खुद का अपना सृजन किया हुआ यदि है तो उसको कहा जाता है सृजनात्मकता। उसको कहते हैं हम सृजनशील। इसमें हम देखेंगे आगे कि सृजनशील बालक क्या होते हैं। सृजनशील बालक कैसे बालक को बोलेंगे, यानी कि जिसके अंदर नवीन निर्माण करने की योग्यता है। जो बालक या जो व्यक्ति नवीन उत्पादन करते हैं उसे हम सृजनशील बालक कहते हैं। समझिए यहाँ पे, सृजनशील बालक जो बालक नवीन वस्तुओं की रचना करता हो, नवीन विचार या फिर समस्या का समाधान नवीन तरीके से ढूंढते हैं, उसे हम सृजनशील बालक कहते हैं। देखिए, नवीन वस्तुओं की रचना करना, बेकार पड़ी हुई वस्तुओं से भी रचना की जा सकती है। मान लीजिए कोई घर में या फिर कहीं बाहर में भी बेकार पड़ी हुई वस्तु है, उन वस्तुओं में से यदि कोई बालक एक नया चीज निर्माण कर देता है जो बिल्कुल हटकर हो, यानी कि अभी वो नया उत्पन्न हुआ हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता बोलते हैं। और वैसे बालक को सृजनशील बालक कहा जाता है। नवीन विचार का उत्पन्न होना, कोई भी टॉपिक के बारे में यदि बालक का खुद का अपना नया विचार हो, अन्य बालकों की अपेक्षा हटकर, तो वह सृजनशील बालक कहते हैं। समस्या समाधान के नवीन तरीके ढूंढना। हालांकि जब कभी भी समस्या आती है तो बहुत सारे लोग एक ही समाधान बताते हैं, लेकिन जो सृजनशील बालक होते हैं उनका जो समस्या समाधान का तरीका जो होता है औरों से हटकर होता है, तो वैसे बालक को हम सृजनशील बालक कहते हैं, ठीक है। इसी में 2 मनोवैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा जो सृजनात्मकता की परिभाषा दी गई है वो हम देखते हैं कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार पूछा जाता है, याद रखिएगा, जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई बालक नवीन चीज का निर्माण करता है, उस नवीन चीज में यदि उपयोगिता है, नवीन चीज का उपयोग हो रहा है, तभी हम उसको बोलेंगे सृजनात्मकता। मान लीजिए नवीन चीज का निर्माण किया
और उसका उपयोगिता नहीं हो रहा है, यानी कुछ लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सृजनात्मकता नहीं कही जाएगी। सृजनात्मकता तभी कही जाएगी कि जब नवीन चीज का निर्माण, नवीन विचारों का निर्माण, नवीन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, समाज उसकी उपयोगिता कर रहा है, समाज उसका उपयोग कर रहा है, तो ही हम उसको सृजनात्मकता कहेंगे। ठीक है, तो जेम्स डेवर के अनुसार याद रखिएगा, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता होता है। क्रो व क्रो के अनुसार देखेंगे, क्रो व क्रो के अनुसार कहा जाता है कि सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। देखिएगा, सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों की, व्यक्ति विशेष के अंदर, बालक के अंदर उसके मानसिक संक्रियाओं या फिर कह सकते हैं मानसिक तरकणना के आधार पर उसके मानसिक क्षमता में जो नवीनता उत्पन्न हुई है, मानसिक योग्यताएं, देखिएगा यहाँ पे मानसिक प्रक्रिया एक है। बालक विशेष के अंदर यदि उसके मन में नवीन चीज का निर्माण हुआ है, मौलिकता का परिणाम हुआ है, उसी को अभिव्यक्त करने के लिए, उसी को अभिव्यक्त किस रूप में से कर सकते हैं? कोई वस्तु का निर्माण करके, कोई शब्द का निर्माण करके, कोई विचार का निर्माण करके। यदि कोई बालक इस प्रकार के अपने मानसिक प्रक्रिया को दिखाता है तो वही आपकी सृजनात्मकता कही जाती है, क्रो व क्रो के अनुसार। इस प्रकार से हम लोग समझे कि सृजनात्मकता होती क्या है। तो सृजनात्मकता में आप लोग याद रखिएगा कि नवीन यानी कि मौलिकता, और मौलिकता प्लस उपयोगिता होती है, दो चीज, मौलिकता और उपयोगिता। मौलिकता का मतलब होता है नवीनता, नवीनता नयापन होगा, और वह जो होगा उसका उपयोग भी होगा, तभी हम कह सकते हैं ये सृजनात्मकता है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, सृजनात्मकता की प्रकृति, सृजनात्मकता जन्मजात तथा अर्जित दोनों होती है। सृजनात्मकता जन्मजात एवं अर्जित दोनों हो सकती है, यानी कि अर्थ यहाँ पे जन्म से ही व्यक्ति विशेष के अंदर इस प्रकार के गुण भी हो सकते हैं, या अध्ययन अध्यापन के दौरान बालक सृजनात्मक गुण अर्जित भी कर सकता है। इस प्रकार का यदि वातावरण प्रस्तुत कर दिया जाए, वातावरण यदि तैयार कर दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, बालक के अंदर सृजनशील गुण को विकसित किया जा सकता है। तो दोनों है, सृजनात्मकता जन्मजात भी होती है और सृजनात्मकता अर्जित भी होती है। ठीक है, आगे पॉइंट बनता है कि सृजनात्मकता में बुद्धि का सामान्य स्तर होता है। ठीक है, देखिएगा, सृजनात्मकता में बुद्धि का सामान्य स्तर होता है कि इसका अर्थ होता है, देखिएगा, बुद्धि जो होता है ऐसे हम व्यक्त कर सकते हैं, सामान्य बुद्धि, सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे। सामान्य व्यक्ति यानी कि कह सकते हैं कि जिसका IQ 90 से 110 तक होता है, उसको सामान्य बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो एक होता है सामान्य से ऊपर प्रतिभाशाली बालक बोलेंगे उसको, और सामान्य से नीचे जो होता है उसको कह सकते हैं एक तरह से सामान्य से नीचे व्यक्ति, मंद बुद्धि बालक कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सृजनात्मकता में सामान्य स्तर होता है, यानी कि वह बालक जो होगा, जो सृजनशील बालक होंगे, या तो वह सामान्य बुद्धि के होंगे और नहीं तो वो सामान्य से ऊपर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य ही होगा, सामान्य भी हो सकता है, सामान्य से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली बालक ही सृजनशील बालक होंगे। ऐसा नहीं होता है कि जो बालक सृजनशील बालक है वह प्रतिभाशाली बालक हो, ऐसा नहीं। सामान्य बालक भी हो सकता है, सामान्य बालक भी सृजनशील बालक हो सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि सृजनात्मकता में बुद्धि का सामान्य स्तर होता है, अर्थात कह सकते हैं बुद्धि तथा सृजनात्मकता में सदैव धनात्मक सहसंबंध होता है। धनात्मक मतलब अर्थ है यहाँ पे कि उसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं बुद्धि जो होती है, बुद्धि का संप्रत्यय जो होता है, उसके अंदर मानसिक तरकणना जो होती है सही तरीके से काम करती है। यानी कि अर्थ यहाँ पर एक सामान्य या सामान्य से ऊपर हो सकता है, सामान्य से नीचे नहीं हो सकता। मंद बुद्धि बालक सृजनशील बालक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सृजनशील बालक सामान्य बालक हो सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक ही हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों होता है, सामान्य और प्रतिभाशाली दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सहसंबंध होता है। आगे देखते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि तथा सृजनात्मकता में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों सहसंबंध होते हैं। ठीक है, देखिएगा, शैक्षिक उपलब्धि का अर्थ देखा जाए कि विषय वस्तु में उसका कितना ज्ञान है। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि कितना है, मान लीजिए 5 क्लास में पढ़ रहा है, 5वां क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी विषय वस्तु के प्रति हिंदी में, संस्कृत में, गणित में
या फिर विज्ञान में जो भी है उन सब में उसका किस प्रकार का कह सकते हैं परफॉर्मेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा शैक्षिक उपलब्धि सृजनात्मकता में धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। मान लीजिए कोई सृजनशील बालक है, सृजनशील बालक में कक्षा में कह सकते हैं हमेशा अच्छा अंक लाता, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, कक्षा में हमेशा 90% 95% ला सकता है, भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 95% लाने वाले ही सृजनशील बालक होते ऐसा नहीं होता है। 40% अंक प्राप्त करने वाले बालक भी सृजनशील बालक हो सकते हैं। तो दोनों देखने को मिलता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के शैक्षिक उपलब्धि सृजनशील बालक के अंतर्गत हो सकती है। ठीक है, यानी कि यूं हम कह सकते हैं पढ़ने में अच्छा, पढ़ने में थोड़ा लो, दोनों कहा जा सकता है। यानी कि सृजनशील बालक में दोनों होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध होते हैं। आगे पॉइंट बनता है कि सृजनात्मकता पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा, सृजनात्मकता पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका तात्पर्य होता है ऐसा हम नहीं कह सकते कि लड़कियों में सृजनात्मक के गुण ज्यादा होंगे अपेक्षाकृत लड़कों के, या लड़कों में सृजनात्मकता के गुण अधिक होंगे लड़कियों की अपेक्षा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी एक लिंग पर यानी किसी एक कह सकते लड़का या लड़की का पक्ष लेकर आप नहीं कह सकते कि इसके विशेष के अंदर सृजनात्मकता के गुण ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। किसी पर भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये भेद देखकर उसके अंदर इस प्रकार के गुण विकसित नहीं होता है। सृजनात्मकता पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट बनता है सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। देखिएगा, सृजनात्मकता सार्वभौमिक तथ्य पर यह होता है कि सृजनात्मकता पूरे विश्व में, पूरे संसार में यह व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के बच्चे ही सृजनशील बालक होते, कई मतलब किसी भी देश में, किसी भी संसार के किसी भी हिस्से में सृजनात्मकता के गुण बालक के अंदर पाई जाती है। अर्थात इसका अर्थ अगर देखा जाए, सृजनात्मकता संकुचित नहीं, सृजनात्मकता का अर्थ व्यापक है। ठीक है, संसार के किसी भी बालक में सृजनशील गुण विकसित होते हैं और यह व्यापक दृष्टिकोण इसका होता है, व्यापक अर्थ होता है। अब यहां से जो पॉइंट बनेगा बहुत ही मजेदार पॉइंट है, बहुत ही परीक्षा में ये पूछा जाता है कि सृजनात्मकता के अंदर किस प्रकार का चिंतन होता है। परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, इससे संबंधित थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन होता है। देखिएगा, दो प्रकार के चिंतन होते हैं, एक अपसारी चिंतन होता है और एक अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है, एक अपसारी चिंतन और एक अभिसारी चिंतन। तो जो सृजनात्मक व्यक्ति या सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का चिंतन होता है, पूछा जाता है प्रश्न कि एक सृजनशील बालक के अंदर किस प्रकार के चिंतन होते हैं। तो सृजनशील बालक के अंदर अपसारी चिंतन होता है। याद रखिएगा, ये जो हम लिखे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं आता है। सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन यानी कि इसका इंग्लिश जो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सृजनात्मकता के सृजनात्मक बालकों में अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। और यह डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है, अपसारी चिंतन क्या होता है, देखिएगा, समझिएगा। अपसारी मतलब होता है फैलना, अप के मतलब होता है विस्तृत रूप से फैलना, और चिंतन के मतलब सोचने का तरीका। यानी कि अर्थ देखा जाए कि समस्याओं का समाधान कई प्रकार से किया जाता है। यानी कि वैसे बालक जो सृजनशील बालक होते हैं, ठीक है, वह समस्याओं को कई प्रकार से सोचते हैं, कई प्रकार से उसका समाधान करने के तरीकाओं को अपनाते हैं। तो इस प्रकार का जो चिंतन जो होता है अपसारी चिंतन कहे जाते हैं। और अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का एक गुण होता है। सृजनशील बालक जो होते हैं उनके अंदर अपसारी चिंतन होती है। साथ ही साथ इसमें कहा जाए समाधान मुक्त अंत वाले होते हैं। मुक्त अंत का मतलब होता है कि आप ओपन एंडेड, कई प्रकार से। इसका उदाहरण देख सकते हैं, देखिएगा, मान लीजिए कक्ष में किसी बालक से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो वो बोलेगा पटना। तो ये पटना शब्द जो है एक कह सकते हैं ये मुक्त उत्तर नहीं हुआ, ये तो आपका अंत हो गया। दो तरह से प्रश्न आप पूछिए, बिहार की राजधानी कहाँ है, एक प्रश्न ये हो गया, और एक प्रश्न पूछा जाए कि पटना के बारे में तुम क्या जानते हो। तो जो बिहार की राजधानी पटना है इसका उत्तर एक होगा सिर्फ पटना, लेकिन पटना के बारे में क्या जानते हो, सभी बालकों का जो उत्तर जो होगा अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार का जो चिंतन जो होता है अपसारी चिंतन होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिएगा कोई चीज के बारे में आपको पूछना है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे में भी पूछना है, या फिर किसी घर के बारे में पूछना है, या फिर व्याख्यान किसी बालक से करवाना है। जैसे कि मान लीजिएगा पूछ लिया जाए उससे कि जल की उपयोगिता बताओ, पानी की उपयोगिता क्या है,
पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो सब व्यक्ति या फिर सब बालक का जो उत्तर जो होगा अलग अलग होगा, सबका अलग अलग अपना विचार व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार के गुण ये सृजनशील बालकों में पाई जाती है। तो अपसारी चिंतन के अंतर्गत याद रखिएगा, एक ही समस्याओं को कई प्रकार से समाधान करना। समस्या एक ही है, उन समस्याओं का समाधान यदि कई प्रकार से करने की योग्यता है तो वह सृजनशील बालक के अंतर्गत होती है। या फिर कह सकते इसमें समाधान जो होता है मुक्त अंत वाले, यानी कि कह सकते ओपन एंडेड वाला होता है, यह सृजनशील बालकों में होता है। सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन होते हैं। आगे देखेंगे अभिसारी चिंतन। ये अभिसारी चिंतन क्या होता है? इसको बोला जाता है इंग्लिश में कन्वर्जेंट थिंकिंग। चूंकि अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, ठीक है। अभिसारी चिंतन बस बता दे रहे हैं यहाँ पे कि अभिसारी चिंतन होता क्या है। अभिसारी चिंतन जस्ट इसका विपरीत होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। समस्याओं का समाधान एक ही प्रकार से किया जाता है, ठीक है, और समाधान बंद अंत वाला यानी कि क्लोज एंडेड होता है। समस्या है, उस समस्या का समाधान यदि बालक सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से कर रहा है तो वो समझिएगा उसमें किस प्रकार का चिंतन हो रहा है, उसमें अभिसारी चिंतन हो रहा है। यही वही समस्या वही है, उस समस्या का समाधान अन्य बालक यदि मान लीजिए कोई दूसरा बालक है उस समस्या का समाधान कई प्रकार से कर रहा है, अलग अलग तरीके से कर रहा है, अलग अलग तरीके से सोच रहा है, अलग अलग तरीके से उस पर विचार प्रकट कर रहा है, तो वो हो जाएगा अपसारी। और एक ही प्रकार से उस पर चिंतन कर रहा है तो ये हो जाएगा अभिसारी चिंतन। जैसे एक मान लीजिए गणित का एक समस्या दिए, उसको हल करने के लिए गणित के एक प्रश्न दिए, वह गणित का प्रश्न सभी मान लीजिए कक्ष में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, उन 20 बच्चों में से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो उस गणित के प्रश्न को 3-4 तरीके से 3-4 मेथड से बनाकर लाकर आपको देते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाएगा उसके अंदर ये अपसारी चिंतन हो रहा है। और बाकी अन्य जो छात्र जो एक ही तरीका से बनाकर ला रहे हैं तो ये कहा जाएगा अभिसारी चिंतन। यानी कि एक ही समस्याओं का यदि कई बार यानी कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग अभिवृत्ति से, अलग अलग कह सकते हैं सोच से यदि समस्याओं का समाधान किया जा रहा है तो वह कहलाएगा अपसारी चिंतन। और एक ही तरीके से सोचकर एक ही बिंदु पर एकत्रित करके, ध्यान एकत्रित करके, चिंतन करके यदि समस्याओं का समाधान किया जा रहा है तो ये कहेगा अभिसारी चिंतन। ठीक है, इतना रहेगा। आप यहाँ पे सिर्फ यही याद रखिएगा, सृजनात्मकता के अंतर्गत अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। ठीक है, सृजनात्मकता के तत्व देखेंगे। सृजनात्मकता के तत्व के अंतर्गत पहला है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह पूछा जाता है। ठीक है, धारा प्रवाह क्या होता है देखिएगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर कम समय में अधिक से अधिक देना ही धारा प्रवाह कहा जाता है। जैसे कि कक्ष में होता क्या है, मान लीजिए आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने के उपरांत तो कोई बालक तुरंत उत्तर दे रहा है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं वह उत्तर दे रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं वह उत्तर दे रहा है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया जो हो रही है, सृजनशील बालकों में धारा प्रवाहिता देखने को मिलता है। कोई भी समस्या समाधान का तुरंत कई प्रकार से वो अपना समाधान प्रस्तुत कर सकता है, उसका हल निकाल सकता है, तो ये धारा प्रवाहिता कही जाती है। आगे मौलिकता। मौलिकता क्या होता है कि दूसरों से हटकर बिल्कुल नवीन विचार या समस्या का समाधान करना। जब कभी भी कोई समस्या उत्पन्न हो गया या फिर आप शिक्षक होने के नाते यदि कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो वह बालक का जो विचार होगा, जो बालक का उत्तर जो होगा अन्य छात्रों के अपेक्षाकृत हटकर होता है, बिल्कुल नया होता है। तो इस प्रकार की मौलिकता जो होती है वह सृजनशील बालकों में पाई जाती है। आगे देखेंगे विस्तारण क्या होता है। तो देखिएगा, विस्तारण का मतलब होता है कि व्याख्यान करने की योग्यता। व्याख्यान करने की योग्यता का अर्थ है कि मान लीजिए आप कोई फिगर दिखा रहे हैं, आप कोई चित्र दिखाए हैं या फिर कोई चीज पूछ रहे हैं, उसका व्याख्या बालक किस प्रकार से कर रहा है, कई प्रकार से व्याख्याएं प्रस्तुत करेगा, तो वह व्याख्यान प्रस्तुत करना ही विस्तारण कही जाती है। सृजनशील बालक के अंतर्गत ये उसके आते हैं। आगे संवेदनशीलता होती है कि सृजनशील बालकों के अंदर जो ये संवेदनशीलता जो होती है, इसका तात्पर्य होता है कि अपनी योग्यताओं के समझ के अनुसार कार्य करना, यानी कि खुद की कमी को पहचानना और उसके उपरांत उसका सुधार करना, ये सृजनशील बालक के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ जो सृजनशील बालक जो होते हैं अपनी योग्यताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के समझ के अनुसार ये कार्य करते हैं और अपने कमियों को समझकर उसका निवारण करने का भी यह प्रयास करते हैं। आगे पॉइंट बनता है सृजनात्मकता के अंतर्गत लचीलापन। लचीलापन क्या होता है कि अपने सृजन चीजों में संशोधन करने के भी योग्यता होती है। सृजनशील व्यक्ति के द्वारा, सृजनशील बालकों के द्वारा
यदि कोई नया चीज का निर्माण किया गया है, आवश्यकता के अनुसार यदि उसमें परिवर्तन करना है, आवश्यकता के अनुसार यदि उसमें नयापन लाना है, तो वह बालक तुरंत उस चीज में संशोधन कर सकता है। इस प्रकार के लचीलापन के गुण सृजनशील बालकों में पाए जाते हैं। यहां से एक प्रश्न बनता है इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से सृजनात्मकता के कौन से तत्व शामिल हैं या शामिल नहीं है। तो याद रखिए कौन कौन सा शामिल है। एक, सृजनशील बालक के अंदर धारा प्रवाहिता होती है, मौलिकता होती है, विस्तारण की क्षमता होती है, संवेदनशील होते, लचीलापन होते। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। मुख्यतः प्रश्न बनता है इस तरह से कि निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन में कौन कौन रहता है। धारा प्रवाहिता है उसका, मौलिकता भी है उसका तत्व, और लचीलापन भी है उसका तत्व। एक जो अन्य जो देगा ऑप्शन में वो अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा ये सब सृजनात्मकता के तत्व हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सृजनात्मक बालक की विशेषताएं क्या होती है। सृजनशील बालक जो होते हैं वह उसके बालकों की विशेषताएं देखेंगे हम लोग। सृजनात्मक बालक की विशेषताएं, सृजनशील बालक जो होते हैं, देखिएगा सृजनशील बालकों की अभिवृत्ति सामान्य व्यक्तियों से अलग होती है। अर्थ यहां पर यह है कि जो सृजनशील बालक होते हैं, जो सृजनात्मक बालक जो होते हैं, उसकी अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, सोचने का तरीका, दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से, सामान्य बालकों से हटकर होता, अलग होता है, बिल्कुल नवीन होता है। यह विशेषताएं होती है उसके अंतर्गत। आगे पॉइंट बनता है कि सृजनशील बालकों में स्वायत्तता का भाव होता है। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वयं से फैसला लेना, स्वयं से निर्णय लेना। ठीक है, तो इस प्रकार के जो गुण जो होते हैं सृजनशील बालकों में पाई जाती है। आगे पॉइंट है सृजनशील बालकों में उत्सुकता के गुण पाए जाते हैं। बालक हमेशा उत्सुकता का मतलब और अधिक जानने की इच्छा बालक के अंदर हमेशा बनी हुई रहती है। जो भी सृजनशील बालक होते हैं उसके अंदर नवीन विचार उत्पन्न होते रहते हैं, नए नए जानने की उसके अंदर इच्छा होते रहती है। हमेशा कक्ष में देखिएगा प्रश्न उत्तर हमेशा करते वो लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से उत्सुकता के गुण, नई चीजों को जानने का गुण विकसित होते रहता है। आगे पॉइंट बनता है सृजनशील बालक से संबंधित, सृजनशील बालकों में वास्तविकता नजर आती है। वास्तविकता नजर आती है यानी कि अर्थ यह है कि जो भी वो निर्माण करता है, जो भी वो अपना विचार रखता है, जो भी अपनी कह सकते हैं मौलिकता प्रदर्शित करता है, उसमें वास्तविकता झलकती है, वास्तविकता द्वारा उसके अंदर में पाई जाती है। आगे पॉइंट है कि उच्च महत्वाकांक्षी तथा लक्ष्य केंद्रित होता है। एक सृजनशील बालक जो होते हैं वह महत्वाकांक्षी होते हैं नहीं, और उनका जो लक्ष्य जो होता है अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा वह अग्रसर होते हैं। सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा कार्य करते समय जोखिम लेने से भी नहीं डरते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। एक सृजनशील बालक जो होते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति को होते और अधिक जानने की हमेशा उनमें उत्सुकता होती बनी रहती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होते रहते, कार्य करते समय किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से, किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, हमेशा वह रिस्क लेते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो गुण जो होते हैं एक सृजनशील बालक के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सृजनशील बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए विद्यालय में सृजनशील बालक हो सकते हैं। मान लीजिए बालक आपके सामने, आप शिक्षक है, शिक्षक होने के नाते आपके सामने बहुत सारे बालक होते हैं, सभी बालकों को एक समान शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, उनके सृजनात्मक गुणों में कैसे निखार आवे, इससे संबंधित हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सृजनशील बालकों की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे एक शिक्षक होने के नाते सृजनशील बालकों की पहचान करके उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुसार उनका सर्वांगीण विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक हो जाता है। शिक्षक होने के नाते सबसे पहले आप अपने कक्ष में सृजनशील बालकों की पहचान कीजिए, उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुसार उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आगे पॉइंट बनता है कि सृजनशील बालकों को प्रेरित करना चाहिए। हमेशा जो भी सृजनशील बालक है हमेशा उसको प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित करने का कार्य स्वयं शिक्षक कर सकते हैं, यानी कि एक शिक्षक को स्वयं प्रेरणा स्रोत बननी चाहिए ताकि सृजनशील बालकों की सृजनात्मकता में निखार आ सके। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जाता है कि शिक्षकों को उच्च नैतिक स्तर, ईमानदारी, मानवता, समानता, इन सब प्रकार के जो गुण जो है वह प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बालक के अंदर अपने आप बालक प्रेरित महसूस होके बालक में जो सृजनशील गुण जो है वो विकसित हो सके। आगे पॉइंट है कि शिक्षक छात्रों के समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न करे जो नवीन हो, इससे छात्र समस्या का समाधान में सृजनात्मकता का सोच उपयोग कर सके। देखिएगा शिक्षक होने के नाते आप छात्रों को ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए दे दीजिए, ऐसा एक प्रश्न का माहौल तैयार कीजिए जो
नवीन हो, यानी कि बिल्कुल अलग हो। बालकों में वो समस्या का समाधान करने के लिए तर्क वितर्क करना पड़े। बालक अपने अपने कह सकते सृजन सोच को विकसित करे। एक सृजनशील बालक के अंदर किस प्रकार का चिंतन होता है? अपसारी चिंतन होता है। बालक उस समस्याओं का समाधान करने के लिए अपसारी रूप से चिंतन कर सके, इस प्रकार का एक परिवेश तैयार करना चाहिए, इस प्रकार का एक वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बालक के जो सृजनात्मक सोच जो होगा वह विकसित हो सकेगा। ठीक है, आगे पॉइंट है, छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। जब कभी भी आप शिक्षक होने के नाते छात्रों में देख रहे हैं कि ये छात्र इसका विशिष्ट क्षमता इस क्षेत्र में है, नवीनता इस क्षेत्र में है, मान लीजिएगा वही बालक जो है कविता भी लिख सकता है, कहानी भी लिख सकता है, कोई चीज का निर्माण कर रहा है, चित्रकला बना रहा है, संगीत के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यदि नवीन हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में उसकी मौलिकता देखने को मिलता है, किसी भी क्षेत्र में उसको सृजनात्मकता देखने को मिलता है, एक शिक्षक होने के नाते उसकी प्रतिभा को निखार लाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और उसको बढ़ावा देते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि सृजनशील बालकों की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बालक में सृजनात्मकता का गुण का समुचित विकास हो सकेगा और इस प्रकार एक सृजनशील बालक के सर्वांगीण विकास हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत से संबंधित अगर देखा जाए, सृजनात्मकता से 102 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप आसानी से उन प्रश्नों का हल कीजिए और प्रीवियस ईयर को देखकर आप बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।